बड़ी खबर यह है कि दागियों की भरमार है और नीतीश कुमार है। अब सवाल इस पे हो रहा है, दागी ही दागी है। ये तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं। सबसे पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लालू प्रसाद यादव दिल्ली से पटना पहुंचे और नीतीश कुमार उनसे मिलने लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव पीछे खड़े हैं, उप मुख्यमंत्री, उसके पीछे तेज प्रताप यादव खड़े हैं। नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए पहुंचे। ये वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। आइए, लेकिन अब बात खबर की करते हैं। खबर यह है कि नीतीश कुमार ने शपथ ली। इससे पहले तस्वीरें देख रहे हैं, नीतीश कुमार ने शपथ ले ली मुख्यमंत्री के तौर पर। लेकिन अगली तस्वीर दिखाइए, तेजस्वी ने शपथ ले ली, लेकिन एक और शख्स, एक और विधायक जिसने शपथ ली, वो विधायक भगोड़ा, मंत्री भगोड़ा निकला। कानून से भाग रहा था मंत्री और कानून मंत्री बना दिया गया नीतीश सरकार में। सवाल यह है, नीतीश से सवाल पूछा गया कि आपका मंत्री कानून से भाग रहा है जिसे कानून मंत्री बनाया है, तो मुख्यमंत्री भी बेखबर है। देखिए और सुनिए। जिन लोगों में राजनीतिक स्वार्थ के लिए शॉर्टकट अपनाकर समस्याओं को टाल देने की प्रवृत्ति होती है, वो कभी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं कर सकते। श्रीमान नीतीश बाबू और आरजेडी के साझा सरकार में जो कानून मंत्री बने हैं, उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है। बिहार वाकई गजब है, सबसे अजब है। सुशासन बाबू के मंत्री को पुलिस खोज रही है। नीतीश के मंत्री को करना था कोर्ट में सरेंडर, लेकिन विधायक जी अदालत पहुंचने के बजाय राजभवन पहुंच गए और मंत्री पद की शपथ भी ले ली। नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने झुक गए, नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने दब गए। लेकिन ताज्जुब इस बात का कि नीतीश अपने भगोड़े मंत्री की शपथ के दौरान खुद वहीं मौजूद थे और सरकार को खुद नहीं पता कि कानून से फरारी काट रहे कार्तिकेय को ही नीतीश ने कानून मंत्री बना दिया। वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी देखिए, ऐसी जानकारी अभी नहीं पता। वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे? नहीं, हमको नहीं पता, इसके बारे में जानकारी हमको भी नहीं। जब कोई ऐसी जानकारी होगी देखिए, ऐसी जानकारी अभी नहीं पता। सोचिए, मुख्यमंत्री को ही नहीं पता कि उनका मंत्री भगोड़ा है। आइए अब आपको बताता हूं पूरा बवाल है क्या। नीतीश कुमार ने शपथ तो दिला दी विधायक को, लेकिन इस बात से अनजान थे कि यही फजीहत करा देगा विधायक। ये आप देख रहे हैं कार्तिकेय को, नीतीश कुमार ने शपथ ली और इधर कार्तिकेय ने शपथ ली, जिनको पुलिस खोज रही है। अब पूरा मामला और बवाल क्या है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल कार्तिकेय को 16 अगस्त को सरेंडर करना था। 16 तारीख को इन्हें सरेंडर करना था। सरेंडर करने की जगह ये पहुंच गए राजभवन शपथ लेने। बिहार के कानून मंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली इन्होंने। इतना ही नहीं, कोर्ट की नजर में ये 8 साल से फरार हैं। 8 साल से फरार हैं। अपहरण का केस छोटा मोटा केस नहीं है, किडनैपिंग यानी अपहरण के केस में नीतीश के मंत्री गायब चल रहे थे। उसके बाद ये जो केस है ये 2014 का है। 2014 का केस है। राजीव रंजन सिंह के अपहरण का ये मामला था और बाहुबली का नाम सुना होगा, अनंत सिंह का आपने। बाहुबली अनंत सिंह, कार्तिकेय, इन दोनों का नाम इस अपहरण की चार्जशीट में दर्ज है। फरवरी में इनकी अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज हो चुकी है, एंटीसिपेटरी बेल। कोर्ट ने इनसे कहा फौरन आके सरेंडर करिए, लेकिन सरेंडर नहीं किया। न सरेंडर किया, न रेगुलर बेल, जमानत की अर्जी भी नहीं दी इन्होंने। इतना ही नहीं, कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया और उसके बाद नीतीश के इस नगीने के लिए बाकायदा वारंट जारी कर दिया। इतना ही नहीं, 14 जुलाई 2022 को वारंट जारी हो गया था नीतीश के इस मंत्री पर। कार्तिकेय सिंह ने अब तक सरेंडर नहीं किया है। इतना ही नहीं, कार्तिकेय सिंह इसके एवज में क्या कह रहे हैं ये मैं आपको सुनवाता हूं। सुनिए जरा, भगोड़े मंत्री को भी सुनिए और जो पीड़ित पक्ष है जिनका अपहरण हुआ राजीव रंजन सिंह, उनके वकील को भी सुनिए।
पहला बात तो मतलब कोई ऐसा तरह का केस मेरे ऊपर नहीं है, और जो भी ऐसा कुछ है उसको हल्फनामा में सब लोग दिए हुए हैं, जितने भी हैं जो भी चुनाव लड़ते हैं सब देते हैं, आप हल्फनामा देख लिया, ऐसा कोई बात नहीं है। आरोप किन्हीं पर लगाना और आरोप साबित करना दोनों अलग बात होता है। 16 जुलाई को जो अरेस्ट वारंट का बात आ रहा है, पूर्ण निराधार है, ये सब कोई बात नहीं है। हाँ, अब कोर्ट प्रक्रिया जो कहीं का तो ना कोई ऐसा बात नहीं है। आपको सरेंडर भी करना था क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं। अब वारंट नहीं है? नहीं, तो पुलिस से वारंट नहीं कुछ नहीं है ना, फिर वारंट पड़ा रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं है तो ये मामला क्या था? अब नहीं मालूम है कुछ हमको, इस सब का आप हल्फनामा में सब लोग दिए हुए हैं, जितने मंत्री हैं विधायक हैं सब दिए, सब जगह देख लीजिए क्या है उसमें, नहीं है तो। अपहरण का मामला है। गत 14 जुलाई को कार्तिकेय सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट दानापुर 14 जुलाई 2022 जी 2022 को माननीय न्यायालय दानापुर द्वारा उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट निर्गत किया गया, और उसके उपरांत अभी तक जो प्राप्त जानकारी है वो उसमें केस में सरेंडर नहीं किए हैं, और अभी भी वो गिरफ्तारी वारंट उनके विरुद्ध लंबित। जिन मंत्री जी को आप सुन रहे थे जो भगोड़े, उनकी ये तस्वीर देखिए, ये बाहुबली है अनंत सिंह, उनके साथ उनके बहुत करीबी रहे ये भगोड़े मंत्री। अनंत सिंह जेल में है, इनको भी सजा हो गई है, ये देखिए बाहुबली अनंत सिंह ये जेल में है, इन्हें सजा हो गई, और इनके करीबी थे कौन? नीतीश के दूसरे मंत्री। अब आइए इनका पूरी क्राइम कुंडली मैं आपको दिखाता हूं और बताता हूं। बिहार के मोकामा के रहने वाले हैं नीतीश के मंत्री, कार्तिकेय भूमिहार जाति से आते हैं। इसके अलावा अप्रैल में आरजेडी के टिकट पर एमएलसी बने, विधान परिषद सदस्य। मंत्री बनने के पीछे बाहुबली अनंत सिंह का बड़ा रोल है, जो अभी जेल में। कार्तिकेय के ऊपर 4 मामले दर्ज हैं, आपको बताऊं। अपहरण, जबरन वसूली, दंगा कराने से जुड़े आरोप हैं। बहुत पहुंचे हुए मंत्री हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। नीतीश कैबिनेट के दूसरे सबसे रईस, सबसे अमीर मंत्री भी हैं। कार्तिकेय के पास 22 करोड़ 99 लाख की संपत्ति है, और 2005 में बाहुबली अनंत सिंह के संपर्क में आए हैं। अनंत सिंह आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, और इसके अलावा AK-47 रखने के मामले में इनकी विधायकी चली गई। अनंत सिंह के पास AK-47 थी, इसके बाद विधायकी भी गई और सजा भी हो गई। अनंत सिंह सजायाफ्ता है, फिलहाल जेल में बंद है। अनंत सिंह के लिए चुनाव की रणनीति बनाते थे कार्तिकेय, और बाहुबली अनंत सिंह का राइट हैंड कहलाते थे कार्तिकेय। राजनीति में आने से पहले पढ़ाते लिखाते थे, शिक्षक थे। कार्तिकेय ने साल 2015 में VRS ले लिया, उन्हें लगा इससे अच्छा बिजनेस तो शायद पॉलिटिक्स है, तो उसमें आ गए। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुशील मोदी को, सुनिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता, और लालू प्रसाद यादव क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। प्रतीक सिंह ये बिहार के नामी गिरामी जो माफिया हैं, जो बाहुबली हैं, अनंत सिंह उनके दाहिना हाथ हैं, और उनको बना दिया गया मंत्री, और जिन पर एक किडनैपिंग के मामले में कोर्ट ने वारंट निर्गत किया है, और कोर्ट के वारंट का था कि 16 तारीख तक उनको कोर्ट में सरेंडर करना था। तो कोर्ट में सरेंडर करने के बजाय वो राजभवन पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर उनका शपथ ग्रहण होता है और उनको कानून मंत्रालय मिलता है। और देखिए, जब भी कोई मुख्यमंत्री किसी को मंत्री बनाता है तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, और पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद ही वो मंत्री बनता है। तो नीतीश जी आखिर ऐसा व्यक्ति को आपने कैसे मंत्री बना दिया जिस पर वारंट था, किडनैपिंग के केस का अभियुक्त है। सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है, ये सुशील मोदी का क्या झूठा है, ऐसा कोई मामला है सर? कोई ऐसा मामला नहीं, ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। और आइए अब कहना यह कि एक ऑर्डर है कोर्ट का, ये कोर्ट का ऑर्डर है। कहा जा रहा है कि इस कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 1 तारीख तक की छूट है, 1 सितंबर तक। अगर मंत्री की गिरफ्तारी 1 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि एडीजी को कोई अधिकार नहीं। रविशंकर प्रसाद को सुनिए वो क्या कह रहे हैं, और आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह क्या कह रहे हैं, दोनों को सुनिए। मैं देश का कानून मंत्री रहा हूं, मेरे लिए पीड़ा की बात है। कानून मंत्री का एक महत्व होता है, उसकी एक गरिमा होती है, वो कानून का रखवाला होता है, और वो कानून मंत्री अपहरण के आरोप का भगोड़ा है। एंटीसिपेटरी बेल को 16/2/2017 को ही पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। कितने साल हो गए? 5 साल से अधिक।
और कहा था आप सरेंडर करेंगे, रेगुलर बेल लेंगे, मतलब जाइए जेल जाइए। तो जब पटना हाईकोर्ट ने 5 साल पर रिजेक्ट कर दिया तो फिर क्या कहा जा रहा है? दानापुर के एडीजे ने उनको 12/8 को कहा कि एंटीसिपेटरी बेल में नो कोएर्सिव एक्शन। ये एडीजे को पावर नहीं है। जब हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो एडीजे कोई पावर ही नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं अपेक्षा करूंगा कि पटना हाईकोर्ट इसका संज्ञान लेगा, एडीजे सी दानापुर के खिलाफ कार्रवाई करेगा। प्रार्थी ने स्वयं कहा है कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं इस संदर्भ में मैंने चुनावी हलफनामे में सारे मामले का जिक्र किया है। लेकिन जिस कार्तिक सिंह जी पर आरोप है, मास्टर पे आरोप है, अगर वो स्थापित होता दिखेगा, ठोस प्रमाण आते हैं तो सरकार कार्रवाई करने में कोई परहेज नहीं करेगी, 100% की गारंटी। और दागी मंत्री को मंत्री बनाने पर बड़ी खबर यह है कि जेडीयू में नीतीश की पार्टी में बगावत के सुर बुलंद हो गए हैं। विधायक बगावत कर सकते हैं। खबर यह है नीतीश की पार्टी में बगावत शुरू हो गई। नीतीश के लिए बहुत बड़ा झटका। जेडीयू विधायक बीमा भारती ने मोर्चा खोल दिया है नीतीश कुमार के सामने। लेसी सिंह उगाही करती हैं, यह कहना है नीतीश की विधायक का। बीमा भारती ने इस्तीफे तक की धमकी दी है। लेसी को अगर नहीं हटाया तो इस्तीफा दे दूंगी। नीतीश के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेसी सिंह को फौरन बर्खास्त करें नीतीश कुमार। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही है नीतीश की विधायक। बीमा जी, आप नाराज क्यों हैं? नाराज इसलिए है कि लेसी सिंह को मंत्री बनाया, इसलिए नाराज है। क्यों उसको कि कैसे मंत्रालय में जगह दिया गया, बार बार क्या उसमें छवि नजर आता है मुख्यमंत्री जी को, जो बार बार उसको मंत्रालय दिया जा रहा है। मर्डर का आरोप है। मर्डर जो जिला परिषद का जो पति का जो मर्डर हुआ है, रिंटू सिंह का हत्या करवाया, बेनी सिंह का हत्या हुआ, इस सब में जो है कि वो कार्रवाई है। तो इस सब मेरे बेटी के चुनाव में जी जान लगा दी हराने के लिए। नीतीश कुमार जी से आप क्या चाहती हैं? क्या कोई कार्रवाई करें उन पर? मुख्यमंत्री जी से यही चाहते हैं कि उसको रिजाइन करवावे, पार्टी से उससे मंत्री पद से रिजाइन करवावे, और नहीं वो रिजाइन करवाएंगे तो हम अपना विधायक से रिजाइन कर देंगे। क्यों इस्तीफा दे दीजिएगा विधायक से? हम विधायक से रिजाइन दे देंगे इसलिए कि जब उसको इतना ही वो अच्छा लगते हैं, पार्टी के लिए उतना ही प्यारी है, और तो हम लोग क्या करेंगे? अति पिछड़ा कोई जगह नहीं है इस पार्टी में। टाइम होगा ना, मान लीजिए 2 साल वेट नहीं ना कीजिएगा आप? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी पर फैसला करते हैं। कितना दिन? 10 दिन, 15 दिन इंतजार करेंगे। कितना दिन वो रखते हैं, नहीं रखेंगे तो हम अपना खुद रिजाइन दे देंगे। तो जेडीयू में बगावत हो सकती है दागियों पर। तो क्या नीतीश को दागी पसंद है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 33 मंत्रियों में 23 दागी हैं। देखिए सब, बिहार की छवि एक बार फिर दांव पर लगी है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बचाने के लिए बीजेपी से नाता तोड़कर आरजेडी से गठबंधन तो कर लिया, लेकिन इसकी कीमत अब पूरे बिहार को चुकानी होगी। 16 अगस्त को बिहार कैबिनेट का विस्तार हुआ। कुल 31 मंत्रियों ने संविधान की शपथ ली। आरजेडी के 16 तो जेडीयू के 11 विधायक बिहार के मंत्री बन गए। लेकिन एडीआर की रिपोर्ट, एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, एडीआर रिपोर्ट हर बार अपनी जारी करता है। एडीआर की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि 33 में 23 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी नीतीश कैबिनेट में 72%, 1-2 नहीं, 72%, 72% जो मंत्री हैं ये दागी हैं। अब आप समझिए, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव समेत आरजेडी के 17 में 15 मंत्री दागी हैं, जबकि जेडीयू के भी 4 मंत्री दागी। मतलब यह कि अपनी पार्टी बचाने के बदले सीएम नीतीश कुमार ने पूरे बिहार के भविष्य की आहुति दे दी, दांव पर लगा दिया है। बिहार कैबिनेट में 51% मंत्री ऐसे हैं, 51%, जिनके ऊपर गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। यानी 33 में 17 मंत्रियों के ऊपर गंभीर मामलों में केस दर्ज हैं। अब ये दागदार मंत्री ही बिहार का मुस्तकबिल, उसका मुकद्दर और भविष्य तय करेंगे। देखिए जरा पूरी लिस्ट में लेकर आया हूं मंत्रियों की। नीतीश के मंत्रिमंडल में 84% मंत्री करोड़पति भी हैं और मंत्रियों की औसतन संपत्ति 5 करोड़ 82 लाख है। तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की बात करें तो 17 में 16 मंत्री करोड़पति हैं। वहीं नीतीश की पार्टी में जेडीयू में के 11 में से 9 मंत्री। अब ये देखिए जरा केस मैं आपको दिखा रहा हूं। तेजस्वी पर 11 केस, तेज प्रताप पर्यावरण मंत्री 4 केस, नीतीश के अगले मंत्री सुरेंद्र यादव मंत्री हैं 9 केस,
9 मुकदमे दर्ज हैं इनके ऊपर। सुरेंद्र यादव के अलावा सुरेंद्र राम जो कि श्रम संसाधन मंत्री हैं, 4 केस इनके ऊपर दर्ज हैं। रामानंद यादव मंत्री हैं, 4 केस इनके ऊपर भी दर्ज है, नीतीश के मंत्री हैं। कार्तिकेय कुमार जिनका तारुफ शुरू में कराया, 4 मुकदमे इनके ऊपर भी दर्ज हैं, 4 केस। मोहम्मद इसराइल मंसूरी, 2 मामले दर्ज हैं मंसूरी पर। सुधाकर सिंह, इन पर भी 2 केस दर्ज हैं, आरजेडी से हैं। आलोक मेहता, इनके ऊपर भी 1 मुकदमा दर्ज है, ये भी नीतीश की टीम में मंत्री हैं। ललित यादव आरजेडी से, 1 केस इनके ऊपर भी दर्ज है। शहनवाज आरजेडी से मंत्री हैं, 1 मुकदमा दर्ज है। जितेंद्र राय, इन पर भी 1 मुकदमा दर्ज है। जमा खान जेडीयू से, नीतीश की टीम में जेडीयू के मंत्री, 5 केस। अल्पसंख्यक मंत्री हैं जमा खान। मदन सहनी जेडीयू से समाज कल्याण मंत्री, 2 मुकदमे दर्ज हैं इनके ऊपर। संजय झा जेडीयू से, इनके ऊपर भी 2 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये लंबी चौड़ी टीम है जिसके ऊपर ये मुकदमे दर्ज हैं। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा बीजेपी नेता आरके सिंह क्या कह रहे हैं और रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। बिहार में यह जंगल राज 2 है। हम लोग पहले ही कहा करते थे कि यह जंगल राज का आगाज हो गया और यह स्पष्ट है। जो बिहार के कानून मंत्री हैं वो भगेरे हो, एब्सकॉन्डर हो, वो भी किडनैपिंग केस में। आज कैसे आदमी को आपने कानून मंत्री बनाया? मुख्यमंत्री आनंद सिंह को कब से जानते हैं? उनको ये नहीं जानकारी है आनंद सिंह का राइट हैंड मैन ये कार्तिक सिंह, उसको आपने कानून मंत्री बना। पहले तो आपने मंत्री बनाया, फिर कानून मंत्री बना दिया। शर्म आनी चाहिए सब। नीतीश बाबू, ये कौन सा बिहार में आप सुशासन ला रहे हैं? मैं बड़े गंभीरता से आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा वो प्रांत है, भाजपा और जदयू नीतीश जी साथ आए थे बिहार को अपराध, खौफ और जंगल राज से मुक्त करने के लिए, और अभी आपको 1 हफ्ता नहीं गुजरा, कमाल का आप बिहार में संकेत दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी आरजेडी के सामने झुक गए। नीतीश जी, मैं आपको एक प्रकार से बेचारा देख रहा हूं। क्या हो गया है? इसी के लिए तोड़े थे आप भाजपा से रिश्ता कि बिहार को ऐसी सरकार दें। अब नीतीश कुमार पर बीजेपी अटैकिंग मोड में है। नीतीश कुमार ने जिस तरह से गठबंधन तोड़कर पलटी मारी, बीजेपी ने पूरा खाका तैयार कर लिया है नीतीश को घेरने का। बीजेपी ने बड़ी बैठक की है, अमित शाह की अगुवाई में बैठक हुई है। बीजेपी के बिहार के सभी नेता इस बैठक में मौजूद थे। तो बीजेपी का अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या है? बीजेपी अब आगे क्या करने वाली है? नीतीश को कैसे घेरेगी? बिहार में कैसे वापसी करेगी? चुनाव में 2024 का खाका बीजेपी ने तैयार किया है। क्या होगा ये देखिए जरा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। नीतीश कुमार की पोल खोलेगी बीजेपी। पहली बड़ी बात, पोल खोल नीतीश कुमार कैंपेन चलाएगी बाकायदा, और 2024 का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है बीजेपी ने। 40 में से, यानी बिहार की 40 में से 35 लोकसभा सीटों को जीतना है बीजेपी को, यह टारगेट है। नीतीश को नालंदा में घेरने की रणनीति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। आरसीपी सिंह को नालंदा से उतारा जा सकता है, जिन्होंने सबसे पहले नीतीश से जो अलग हुए। नीतीश आरसीपी का गृह जिला नालंदा है, दोनों का गृह जिला नालंदा है, तो नीतीश को नालंदा में घेरेगी बीजेपी। बीजेपी सवर्ण जातियों को साधेगी। इसके अलावा पशुपति, यानी पशुपति और चिराग, यानी जो चाचा भतीजे एलजेपी में अलग हुए, इन्हें फिर से साथ ला सकती है बीजेपी। ये फिर से साथ आएंगे, एकजुट होंगे, तभी पार्टी मजबूत होगी। यूपी की तरह छोटे छोटे दलों, छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ा जाएगा बिहार में। संगठन में जल्द बड़ा फेरबदल हो सकता है, यह तैयारी है। जेपी नड्डा और अमित शाह खुद बिहार में रैलियां करेंगे। तो बीजेपी की रणनीति तैयार है। अब जरा सुनिए बड़े रणनीतिकार प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 से पहले फिर पलटी मार देंगे। सुनिए जरा। फेविकॉल लगा कर बैठ गए, जिसको पलटना है पलटते रहिए। हम बैठे हुए हैं बीच में फेविकॉल लगा के मुख्यमंत्री के तौर पर, बाकी जिसको घूमना है घूमते रहिए। आपको आ रहे थे क्या गणित लगाइएगा? आप आए हुए 3 महीना में होगा, देख रहे उछल पुछल पूरा 180 डिग्री घूम गया, घूमा ना। आपको अभी क्या मालूम है कि इसके बाद फिर कैसे घूमेगा? तो घूमने दीजिए। अगला चुनाव आते आते अभी कई बार घूमेगा, इतना आपको काटे जाते हैं। हम यहाँ रणनीतिकार नहीं है, लेकिन अगर उस हैट को लगाकर, उस टोपी को लगाकर बोलना हो
तो आपको ये प्रेडिक्शन दिए जाते हैं, भविष्यवाणी दिए जाते हैं कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले अभी कई राउंड आप ऐसे घूमिएगा, आप देखते जाइए। तो आप सुन रहे थे प्रशांत किशोर को, जो नीतीश के बहुत करीबी रहे एक दौर में। नीतीश को बिहार का चुनाव भी जितवाया प्रशांत किशोर ने। वो प्रशांत किशोर कह रहे हैं, यानी हमसे और आपसे बेहतर तो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार को जानते होंगे। वो कह रहे हैं 24 से पहले फिर पलटी मार दें तो कोई बड़ी बात नहीं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, गजवा प्लान योगी ने नाकाम कर दिया। गजवाए हिंद प्लान के बारे में आपने सुना होगा, हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का प्लान। योगी आदित्यनाथ को पता चला कोई इस तरह का प्लान उत्तर प्रदेश में लेकर आने की तैयारी है। योगी फौरन एक्शन में आ गए। योगी ने क्या किया, ये तस्वीर, अगली तस्वीर दिखाइए। योगी ने एटीएस, देवबंद में एटीएस सेंटर का इनॉग्रेशन किया था। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तो योगी की एटीएस कमांडो और टीम इस गजवाए हिंद प्लान को नाकाम करने में फौरन लग गई। योगी ने कहा था जैसे ओसामा को अमेरिका ने मारा था, वैसे ही आतंकियों को यहां हमारे कमांडो चुन चुन कर ढेर करेंगे। रिपोर्ट देखिए जरा। हमारे नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनोगे तो हमारे कमांडो तुम्हें निकाल करके कहीं भी छुपोगे, ओसामा बिन लादेन की तरह कहीं भी छुपे रहोगे तो भी निकाल करके तुम्हारा काम तमाम करने का कार्य करेंगे। और इसलिए ये सेंटर, यहां पे हमारे 56 कमांडो हमेशा तैनात रहेंगे। अब योगी के कमांडो इसी तरह उत्तर प्रदेश में आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी साजिश बेनकाब कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश से 3 आतंकियों को धर दबोचा है। इन तीनों आतंकियों से पूछताछ और मोबाइल से जो सुराग मिले हैं वो बेहद खतरनाक है। तीनों आतंकी न सिर्फ उत्तर प्रदेश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, बल्कि इनका सपना हिंदुस्तान में गजवाए हिंद के जरिए इस्लाम का राज स्थापित करने का था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया था कि इनका सपना कभी पूरा नहीं होने वाला। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। तो योगी आदित्यनाथ गजवाए हिंद पर उनका बयान आपने सुना। गजवाए हिंद यानी हिंदुस्तान के खिलाफ धर्म युद्ध, जंग और हिंदुस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बनाना मकसद। जो आतंकी पकड़े गए, सहारनपुर से नदीम को गिरफ्तार किया गया है, इसका भी यही मकसद था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। हबीबुल को पकड़ा गया फतेहपुर, उसके बाद कानपुर लाया गया। हबीबुल भी इसी साजिश में शामिल था। अगली तस्वीर दिखाइए। आजमगढ़ से पकड़ा गया सबाउद्दीन। 7 दिन में ये 3 आतंकी पकड़े गए। मैप के जरिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यूपी में पूरब से पश्चिम तक आतंक का जो प्लान है वो आपके सामने देखिए जरा। आप देख रहे हैं, पूरब से शुरू करिए आजमगढ़। आजमगढ़ में सबाउद्दीन की गिरफ्तारी हुई। पश्चिम चलिए सहारनपुर के देवबंद, देवबंद से नदीम की गिरफ्तारी हुई। और बड़ी खबर यह है कि पूरब से पश्चिम तक आतंक का कनेक्शन था और आतंकियों ने हब जो है वो लखनऊ को बनाया हुआ है। और कानपुर से सैफुल्ला गिरफ्तार हुआ, यहीं कानपुर को ट्रेनिंग सेंटर बनाया हुआ है। आइए, इतना ही नहीं, बाकायदा एक दस्तावेज बरामद हुआ है। 70 पन्नों का वो दस्तावेज है। ये दस्तावेज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देख रहे हैं, 70 पन्नों का उर्दू में लिखा हुआ ये दस्तावेज नदीम के मोबाइल से बरामद हुआ। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान से पीडीएफ फाइल आई है। इसमें 70 पेजेस है, 70 पन्ने हैं और इसमें नुपुर को टारगेट करने की तैयारी, गजवाए हिंद, ये सारी चीजें इसमें शामिल है। देखिए जरा, इन तीनों को साथ बिठाकर, ये तीनों अभी रिमांड पर हैं, तीनों को साथ बिठाकर एटीएस इनसे पूछताछ करने वाली है। योगी के कमांडो इनसे पूछताछ कर रहे हैं अभी, और क्या कुछ इन्होंने बताया है अब तक पूछताछ में, और इनकी मंशा क्या थी, साजिश क्या थी, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप तीनों को देख रहे हैं, इसमें हबीब, नदीम और सैफुल्ला, और ये तीनों मौजूद हैं। सबाउद्दीन, आतंकियों की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सबसे पहले मैं नदीम के बारे में आपको बता रहा हूं। 7 दिन में यूपी से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। देवबंद से आतंकी नदीम की गिरफ्तारी हुई थी। दरअसल जो पहला आतंकी आप देख रहे हैं, देवबंद के मदरसे से नदीम का एक कनेक्शन बताया जा रहा है। 3 महीने में 18 बार इसकी लोकेशन मिली है देवबंद में।
ये गंगो का रहने वाला बताया जाता है। गंगो भी सहारनपुर में आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था ये नदीम के मोबाइल से मिले पीडीएफ में बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान से नदीम के मोबाइल पर यह दस्तावेज आया और इसी दस्तावेज में नुपुर शर्मा की हत्या का जिक्र भी शामिल है। उदयपुर जैसी घटना को यह अंजाम देना चाहता था। गजवाए हिंद प्लान पर दरअसल यह काम कर रहा था। जैश ए मोहम्मद, तहरीक तालिबान और टीटीपी से इसका कनेक्शन है। साथ ही साथ सितंबर में पाकिस्तान भी जाने वाला था नदीम। पाकिस्तान में जिहादी ट्रेनिंग में शामिल होना था इसका मकसद। अब आइए अगला जिसकी बात कर रहे हैं, सैफुल्ला, जिसकी गिरफ्तारी हुई है कानपुर से। सैफुल्ला भी गजवाए हिंद की साजिश में शामिल था और पूरी दुनिया में इस्लाम का राज स्थापित करना मकसद है। खासतौर से भारत में गैर इस्लामियों को काफिर मानता है। इसने पूछताछ में बताया, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो गैर इस्लामी, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, वो काफिर है इसकी नजर में। तालिबान राज से भी कट्टर शासन चाहता है ये सैफुल्ला। अगर कोई धर्म है तो वो सिर्फ इस्लाम है, इसने पूछताछ में बताया। सभी मुसलमानों का मकसद है गजवाए हिंद। ये कह रहा है ये जिहाद करने से ही जन्नत मिलेगी, जो हदीस में लिखा है वो होकर रहेगा। सैफुल्ला भी सितंबर में पाकिस्तान जाने वाला था। अब सोचिए कौन लोग हैं जो ऐसे लोगों को बरगला रहे हैं, बहका रहे हैं और ये भर रहे हैं इनके दिमाग में। ये जो जड़ जहां से आ रही है उसका इलाज और उसका काटा जाना बहुत जरूरी है। अगला देखिए, सबाउद्दीन आजमगढ़ से गिरफ्तारी हुई। सबाउद्दीन भी उत्तर प्रदेश को दहलाना चाहता था। दरअसल कई ठिकानों को बम से उड़ाने का इसका प्लान था। संघ बीजेपी ऑफिस की इसने ऑनलाइन रेकी की थी, कहां लोकेशन है, कहां दफ्तर है। आका के इशारे पर हमले की तैयारी कर रहा था ये। सबाउद्दीन के मोबाइल से बहुत अहम सुराग मिला है। सीरिया में आईसिस आतंकी के संपर्क में बताया जाता है। मुंबई और उत्तर प्रदेश के कई लोगों के नंबर भी इसके पास से मिले। अब तीनों आतंकियों से एटीएस पूछताछ कर रही है। फिलहाल रिमांड पे, पूछताछ में कई और खुलासे हो सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये ट्रेनिंग कर रहे थे, ये कौन कौन से हथियार बनाने की ट्रेनिंग ले चुके थे। ये दस्तावेज इसके पास से मिले हैं जिसमें बम बनाने की ट्रेनिंग भी शामिल है। देखिए डायनामाइट, ये जो आप देख रहे हैं कुकर के जरिए कैसे बम बनाना है, ये देखिए, ये कैसे ब्लास्ट करना है, कैसे क्या क्या चीजें मिलानी है एक धमाके को करने के लिए। देख रहे हैं डायनामाइट, क्या क्या मिक्स करना है, आरडीएक्स बनाना, सब इस दस्तावेज में शामिल। अगली तस्वीर दिखाई तरह, ये आप देख रहे हैं, ये था लोन वोल्फ अटैक, यानी किस तरह से हमला करना है वो इसमें शामिल है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं। आइए लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग इन तीनों ने कर रखी थी। अब एटीएस इनसे पूछताछ कर रही है, कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आतंक की पाठशाला, कैसे आतंक की पाठशाला देने की ट्रेनिंग इनके लिए की गई थी और उस ट्रेनिंग के जरिए ये क्या बनाने वाले थे। नदीम के पास से 70 पन्नों का पीडीएफ मिला है। शुरू में मैंने आपको दिखाया, पीडीएफ फाइल में बाकायदा आतंक का कोर्स शामिल है। फिदाइन हमले की जानकारी इसमें दी गई है, कैसे आत्मघाती हमला करना है। बम बनाने के तरीकों के बारे में बताया गया, कैसे बम बनाना है। विस्फोट का इस्तेमाल करने की भी इसमें जानकारी है, कैसे विस्फोटक का इस्तेमाल करना है। उर्दू के साथ अंग्रेजी में भी आतंक का कोर्स है। बम बनाने से लेकर लोन वुल्फ अटैक की ट्रेनिंग दी गई है। लोन वुल्फ अटैक में एक ही अकेला शख्स होता है, वो पूरी आतंकी घटना को अंजाम देता है। अकेले जाएगा, आतंकी घटना को अंजाम देगा और आएगा। आतंकी रोजाना उपयोग वाली चीज इस्तेमाल करते हैं। इसमें छोटे हथियारों और चाकुओं का प्रयोग किया जाता है। इस हमले में आत्मघाती हमले के लिए जैकेट बनाने का तरीका इस पीडीएफ में था। आत्मघाती हमले को अंजाम देने का तरीका भी इसमें शामिल था और विस्फोटक से लेकर प्रयोगशाला तक की जानकारी थी। तो अब सवाल यह है कि यह जो बड़ी साजिश थी, योगी के कमांडो ने इसे नाकाम कर दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज एक और दिल दहला देने वाली बड़ी खबर आई, ज्ञानव्यापी पर सर तन से जुदा। अब तक ये खबरें दूसरे लिहाज से आ रही थी, लेकिन अब खबर ये, फुल स्क्रीन लीजिए, कि ज्ञानव्यापी का जो केस चल रहा है, धमकी मिली है, इस केस को तुरंत वापस ले लो वरना सर कलम कर दिया जाएगा। ज्ञानव्यापी केस में ये थ्रेट कॉल पाकिस्तान से आ रही है, धमकियां कि अगर ज्ञानव्यापी का मसला वापस नहीं लिया गया, ये मुकदमा, तो फिर सर कलम कर दिया जाएगा, सर काट दिया जाएगा। देखिए जरा,
ज्ञानव्यापी पर सरतन से जुदा ज्ञानव्यापी केस के पैरोकार हैं सोहन लाल। इनको पाकिस्तान से धमकी मिल रही है। धमकी क्या है? लिखा है उस धमकी में, कहा जा रहा है तुम्हारा भी सर तन से जुदा कर देंगे, ज्ञानव्यापी का केस वापस ले लो, राजस्थान के कन्हैया जैसा हाल कर देंगे अगर केस वापस नहीं लिया। ज्ञानव्यापी से केस वापस लेने की धमकी दी जा रही है कोर्ट से। केस वापस नहीं लेंगे तो अंजाम भुगतना होगा, यह भी कहा गया। सोहन लाल के 2 नंबर है उनके पास, दोनों नंबरों पर जान से मारने की धमकी दी गई उन्हें। धमकी भरे कॉल पर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारियों से भी बात हुई। कॉलर का लोकेशन तलाशने में इंटेलिजेंस ब्यूरो जुटी हुई है, खुफिया विभाग जो है। शुरुआती जांच के मुताबिक पाकिस्तान के सिम कार्ड इस्तेमाल हुए हैं, उन नंबरों से फोन किया गया है। पाक के सिम से भारत से ही की गई है कॉल, आईबी का कहना यह है, यानी पाकिस्तानी सिम कार्ड थे, फोन भारत से लगाया गया। सोहन लाल आर्या को पहले भी इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। पहली धमकी उन्हें 19 मार्च को दी गई थी कि मुकदमा वापस ले लो। दूसरी धमकी 20 जुलाई को दी गई कि ज्ञानव्यापी का केस वापस लो। 1 महीने पहले पत्नी के नंबर पर उनके फोन आया था और सोहन लाल की पत्नी ने फोन उस वक्त नहीं उठाया था, जिसके बाद फिर से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। आइए तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। सोहन लाल कौन है? आपने देखा होगा ज्ञानव्यापी के मसले में कोर्ट में पैरोकार है सोहन लाल। ये उन्हें सिक्योरिटी दी गई है। सोहन लाल जा रहे हैं, उनके साथ बाकायदा 2 सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं हर वक्त, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये वो मोबाइल नंबर से जिन नंबर से फोन आया है, ये वो मोबाइल नंबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अगली तस्वीर दिखाइए। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। सोहन लाल जिनको धमकी भरे फोन आए वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान से पुनः धमकी के क्रम में एक बार पुनः धमकी आई। यह पहली बार नहीं है, धमकी आता ही रहता है। मार्च में धमकी आई थी, पुनः भी धमकी आई जुलाई में, और धमकी का क्रम इसलिए आता है कि हम ज्ञानव्यापी मुकदमे से नाम वापस जो है वादी भी हैं और मुकदमे के पैरोकार हैं, मुकदमा वापस ले ले, लेकिन उनके धमकी से हम झुकने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं। कन्हैया की तरह आपका भी तंसर से जुदा कर दिया जाएगा। लेकिन कहें तो कहें, उनके कहने से क्या होता है। हम तो 1984 से यही ज्ञानव्यापी उद्धार में से ही जुड़े हुए हैं, और तो फिर पीछे क्या हटना। जब बाबा के लिए बाबा स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं, महाकाल हमारी रक्षा कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर काशी पुराधिपति स्वयं हमारी रक्षा कर रहे हैं, तो फिर पीछे क्या हटना, पीछे क्या दिखना, पीछे क्या रुकना, आगे ही चलते चले। तो सोहन लाल कह रहे हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन आइए अब आपको बताता हूं कि उनकी सुरक्षा जरूर बढ़ा दी गई है। उनके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त मौजूद हैं। धमकी के बाद सिक्योरिटी सोहन लाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा में 2 पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। सोहन लाल ने कहा है कि धमकी से वो डरेंगे नहीं। उन्हें आपने सुना शुरू में, श्रृंगार गौरी को लेकर पहली याचिका के पैरोकार थे दरअसल सोहन लाल। 4 महिला याचिकाकर्ता जो हैं उनके पैरोकार हैं। ज्ञानव्यापी में सर्वे टीम के भी सदस्य थे ये अंदर जाते थे सर्वे के दौरान। 1996 में भी सर्वे टीम के सदस्य रहे हैं सोहन लाल। विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष भी रहे हैं, वीएचपी परिषद के प्रवक्ता भी रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के, और 1984 में 1984 में ज्ञानव्यापी मामले में संघर्ष कर रहे हैं। उस दौर से 84 से संघर्ष कर रहे हैं। आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर केस में भी याचिका दी थी इन्होंने। ये इनके बारे में मैंने आपको बताया। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर आपने उत्तर प्रदेश में चलते तो देखा होगा, लेकिन ये बुलडोजर अब अमेरिका तक पहुंच गया है। योगी का, बाबा का बुलडोजर अमेरिका कौन लेकर पहुंच गया? अमेरिका में भी चल रहा है बाबा बुलडोजर। सवाल ये, पहली तस्वीर दिखाइए। योगी आदित्यनाथ जब चुनाव जीते, चुनाव जीतने के बाद लोग सड़कों पर, ये देखिए बुलडोजर लेकर, एम्बियंस दीजिए इसका, बुलडोजर लेकर लोग सड़कों पर आ गए थे। ये देखिए विधानसभा के सामने बुलडोजर के साथ लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन ये बुलडोजर अब देखिए कहां पहुंच गया। मैप दिखाइए जरा। योगी का बुलडोजर उत्तर प्रदेश से निकलकर अमेरिका चला गया। ये देखिए लखनऊ से होता हुआ ये बुलडोजर न्यू जर्सी अमेरिका पहुंच गया है। बाबा का बुलडोजर 12,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय कर लिया इसने। अब आइए, अब मैं आपको दिखाता हूं अमेरिका में बाबा का बुलडोजर। ये देखिए, चलाइए विजुअल को। ये आप देख रहे हैं बाबा का बुलडोजर, अमेरिका की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये बुलडोजर चल रहा है। योगी का, मोदी का फोटो, योगी का फोटो। ये बुलडोजर की जो तस्वीरें ये अमेरिका की हैं, न्यू जर्सी की हैं। सोचिए योगी का बुलडोजर अमेरिका पहुंच गया। यूपी से मध्य प्रदेश, बाकी शहरों में तो पहुंचा था, लेकिन अमेरिका क्यों और कैसे पहुंचा, जरा रिपोर्ट देखिए।
बाबा का बुलडोजर 12,000 किलोमीटर का सफर तय करके उत्तर प्रदेश से अमेरिका पहुंच चुका है। ये तस्वीरें अमेरिका की हैं, जहां योगी आदित्यनाथ के समर्थन में जबरदस्त रैली निकाली गई। विदेशी जमीन पर, और वो भी अमेरिका जैसे विकसित और सबसे ताकतवर देश से योगी के समर्थन की ऐसी तस्वीरें देख दुनिया भी हैरान है। दरअसल 15 अगस्त के दिन आजादी के अमृत महोत्सव की गूंज अमेरिका में भी सुनाई दी। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों ने इस महोत्सव को अपने अंदाज में मनाने का फैसला किया। तय हुआ कि योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को अमृत महोत्सव की रैली का हिस्सा बनाया जाए। फिर क्या था, लोग हाथों में तिरंगा लिए बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतर आए और भारत माता की जयकारों के साथ मोदी और योगी के नारे भी लगने लगे। और आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर अमेरिका तो पहुंच गया बाबा का बुलडोजर, लेकिन इतना लोकप्रिय क्यों हो रहा है बाबा का बुलडोजर? देखिए जरा क्या वजह है। ये देखिए, बाबा का बुलडोजर अमेरिका वाला बुलडोजर है, ये यूपी वाला दूसरा होता है। अमेरिका में भी योगी आदित्यनाथ दरअसल छा गए। हुआ यह कि योगी के समर्थन में बुलडोजर रैली निकल रही है वहां, और मूव कर लीजिए प्लीज। बुलडोजर पर मोदी योगी की तस्वीर के साथ रैली निकल रही है। योगी ने बुलडोजर एक्शन से सबका दिल जीत लिया। वजह यह कि यूपी के बाद देश के दूसरे राज्यों में बुलडोजर चला। लोगों को लगा अब यही इंसाफ का तरीका है। दागियों, अपराधियों, माफियाओं पर योगी का एक्शन ऑन द स्पॉट। न्याय का ऑन द स्पॉट हथियार बन गया है बाबा का बुलडोजर। दरअसल जाति धर्म का बुलडोजर एक्शन से लेना देना नहीं है, सब पर बराबर चलता है। पहले भी अमेरिका में योगी के समर्थन में रैली हो चुकी है और विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बुलाई गई थी रैली। यह है इसका कनेक्शन। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। एक मशहूर एक्ट्रेस, बड़ी एक्ट्रेस बॉलीवुड की जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन फर्नांडिस की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। क्या जैकलीन फर्नांडिस गिरफ्तार हो सकती है? ऐसा क्या किया है जैकलीन ने? बहुत सी फिल्मों में आपने उन्हें देखा होगा, लेकिन जैकलीन इस वक्त ईडी के शिकंजे में। जैकलीन की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। क्या जैकलीन जाएंगी जेल? ये परिस्थितियां बन रही हैं। देखिए क्यों कह रहा हूं मैं, और आखिर ऐसा क्या किया है जैकलीन फर्नांडिस ने कि अब वो अरेस्ट हो सकती हैं। दरअसल आपको बताऊं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जैकलीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन फर्नांडिस का नाम इस चार्जशीट में है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की है और पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष अदालत में यह आरोप पत्र दाखिल किया गया है। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़ा है यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। मनी लॉन्ड्रिंग में जैकलीन फर्नांडिस भी आरोपी है। ईडी की चार्जशीट में जैकलीन का जिक्र है। दरअसल जैकलीन को मनी लॉन्ड्रिंग की जानकारी थी, ईडी का यह कहना है। और यह मामला थोड़ा बहुत नहीं, 215 करोड़ की रंगदारी में ईडी ने जैकलीन को आरोपी बनाया है। चार्जशीट पर 31 अगस्त को अब कोर्ट संज्ञान लेगी इस मामले में। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन से पहले कई बार पूछताछ हो चुकी है और जैकलीन से आखिरी पूछताछ जून के महीने में हुई थी। अप्रैल में ईडी ने जैकलीन की 7 करोड़ 27 लाख की प्रॉपर्टी जब्त कर ली थी, कुर्क कर दी थी। जैकलीन के पास से 15 लाख रुपए कैश भी जब्त किया गया था। जैकलीन की गिरफ्तारी भी हो सकती है, यह बड़ी चीज है। आइए अब मैं आपको दिखाऊंगा कि जैकलीन इस मामले में कैसे फंसी। जैकलीन का रिश्ता दरअसल एक शख्स से है जिसका नाम है सुकेश चंद्रशेखर। ये तस्वीर आप जैकलीन और सुकेश की देख रहे हैं। जैकलीन का सुकेश से जो ये रिश्ता है, यही जैकलीन को गिरफ्तारी तक लेकर आ रहा है, ईडी के शिकंजे में ला रहा है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि दोनों का रिश्ता क्या है, चंद्रशेखर कौन है जिसके बाद जैकलीन फर्नांडिस जेल तक जा सकती हैं। तो सबसे पहली बात, ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर को शुरू से बॉलीवुड का बहुत बड़ा शौक रहा है। सुकेश ने क्या किया, धीरे धीरे बॉलीवुड की अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस से संपर्क बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। सुकेश ने करोड़ों के कीमती गिफ्ट देकर जैकलीन को अपना और करीबी बना लिया, करोड़ों रुपए के गिफ्ट दिए। ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि सुकेश चंद्रशेखर ने वसूली समेत आपराधिक गतिविधियों से मिली रकम से जैकलीन फर्नांडिस को 5 करोड़ 71 लाख रुपए के गिफ्ट दिए।
चंद्रशेखर ने लंबे वक्त तक अपनी साथी रही और इस मामले में सह आरोपी पिंकी ईरानी के जरिए ये तोहफे अभिनेत्री को दिए थे। चंद्रशेखर की जिस ठगी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो रैनबैक्सी के पूर्व चेयरमैन शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह के साथ जबरन वसूली की थी। आपको बताऊं, कथित तौर पर जैकलीन का जो दोस्त है इस सुकेश ने रैनबैक्सी के जो प्रमोटर्स थे उनकी पत्नी से, अदिति सिंह से 200 करोड़ की वसूली की कि आप 200 करोड़ दे दीजिए, मैं जमानत करवा दूंगा। सुकेश ने अदिति को यह झांसा दिया था कि वो उसके पति शिवेंद्र सिंह को रिहा कराएगा, जो कि फ्रॉड के एक मामले में तिहाड़ जेल में बंद था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह, जब सुकेश रिहा कराने के नाम पर यह वसूली कर रहा था तब वो खुद भी जेल में था। सोचिए। अब आपको बताते हैं आखिर कौन है ये सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर कर्नाटक का रहने वाला है और निम्न मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुआ था। 12वीं के बाद सुकेश ने पढ़ाई छोड़ दी, रियल एस्टेट सेक्टर में काम करना शुरू कर दिया। 17 साल की उम्र में ही ठगी करनी शुरू कर दी, फर्जी अधिकारी बनकर ठगना शुरू कर दिया। 2007 में बेंगलुरु में गिरफ्तारी हुई। 100 लोगों को ठगने की इसने कोशिश की थी। सोचिए जरा, खुद को बेंगलुरु प्राधिकरण में अधिकारी बताया इसने। 2010 में सुकेश की मुलाकात लीना पॉल से हुई। लीना ने फिल्म मद्रास कैफे में रोल किया था। लीना से सुकेश की नजदीकियां बढ़ी। 2015 में दोनों ने शादी कर ली। सुकेश का नाम नोरा फतेही के साथ भी जुड़ चुका है, जो एक्ट्रेस हैं। तो यह है सुकेश का करिश्मा। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से गिफ्ट सुकेश ने दिए हैं जैकलीन फर्नांडिस को। जैकलीन फर्नांडिस को करोड़ों की कार दी है, गाड़ियां, जिन गिफ्ट में जैकलीन फंस गई कि रंगदारी का पैसा 200 करोड़ से ज्यादा, और उस पैसे के गिफ्ट कौन ले रहा था? जैकलीन फर्नांडिस। जैकलीन की 7 करोड़ 72 लाख की संपत्ति जब्त कर ली गई है। खबर यह है 7 करोड़ 12 लाख के फिक्स डिपॉजिट जब्त किए गए हैं उनके। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई की थी। 5 करोड़ 71 लाख रुपए के उन्हें गिफ्ट मिले थे। जैकलीन के रिश्तेदारों को भी पैसा दिया गया, वित्तीय मदद मिली। जैकलीन के स्क्रिप्ट राइटर को 15 लाख रुपए दे दिए सुकेश ने। जैकलीन को 2 डिजाइनर बैग, 1 जोड़ी जूता मिला, हीरे की कई सेट मिले हैं, 2 ब्रेसलेट गिफ्ट भी जैकलीन फर्नांडिस को मिले। जैकलीन को एक मिनी कूपर कार भी शेखर ने गिफ्ट की थी। ये तो थी गाड़ियां। आइए अब आपको बताता हूं जैकलीन को कौन कौन सी बिल्लियां गिफ्ट की थी। लाखों रुपए की बिल्लियां भी जैकलीन को इस शेखर ने गिफ्ट की थी। कौन सी है देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं जैकलीन के हाथ में बिल्ली, यही वो बिल्ली है। जैकलीन को गिफ्ट में 1 2 नहीं 4 बिल्लियां दी थी। पर्शियन नस्ल की बिल्ली गिफ्ट में दी थी शेखर ने। अब ये बिल्ली ने ही मुश्किलें खड़ी कर दी। एक बिल्ली की कीमत 9 लाख रुपए, 9 लाख की ये बिल्ली। खाड़ी देशों में पाई जाती है पर्शियन बिल्ली, जो जैकलीन को गिफ्ट दी गई। ईरानी बिल्ली के नाम से भी मशहूर है ये। साथ ही साथ सबसे लंबी उम्र की बिल्ली मानी जाती है ये, जिसमें 12 से 17 साल तक ये बिल्लियां जिंदा रहती हैं, इसकी उम्र होती है। सफेद, भूरे और ग्रे रंग की ये बिल्लियां होती हैं। और ये इन बिल्लियों की खासियत है, सिर्फ बिल्ली नहीं, घोड़े भी, बिल्लियों के अलावा घोड़े भी गिफ्ट में दिए। ये जो महंगे महंगे गिफ्ट जैकलीन ले रही थी शेखर से, ये सब उगाही और रंगदारी के 200 करोड़ रुपए के थे। पता भी नहीं था जैकलीन को तब। ये देखिए घोड़ा देख रहे हैं आप, घोड़े में सवार हुई। जैकलीन को पता नहीं था ये घोड़ा जेल तक ले जा सकता है। घोड़सवारी महंगी पड़ गई जैकलीन फर्नांडिस को। कैसे? दरअसल मूव कीजिए इसे प्लीज। घोड़े की कीमत 52 लाख रुपए। जिस घोड़े पे जैकलीन बैठी इसकी कीमत है 52 लाख रुपए। दावा यह है कि घोड़ा जो है मारवाड़ी नस्ल का है। ये राजस्थान के मारवाड़ में पाए जाते हैं ये घोड़े। लंबाई 130 से 140 सेंटीमीटर तक इस घोड़े की होती है। ऊंचाई 152 से 160 सेंटीमीटर होती है। ये घोड़े समझदार, चालाक और तेज होते हैं। चेतक घोड़ा भी मारवाड़ प्रजाति का ही होता। अब यह घोड़ा जैकलीन के लिए मुश्किलें खड़ी कर चुका है। आइए अब मैं आपको बताता हूं जैकलीन का जो रिश्ता शेखर के साथ था, यह रिश्ता भी सवालों के घेरे में है। 2017 से ठग सुकेश के संपर्क में है जैकलीन। 2017 से जानती थी सुकेश को। जैकलीन का दावा कि सुकेश ने अपनी पहचान छिपाई। जैकलीन अब पकड़े जाने पर, यह करोड़ों के गिफ्ट लेने के बाद कह रही है,
मैं तो जानती थी सुकेश को, लेकिन ये नहीं जानती थी ये ठग है, ही अपनी पहचान छिपा रहा था। खुद को सन टीवी का मालिक बताता था सुकेश, ये कहा जैकलीन ने। ठग सुकेश चंद्रशेखर तिहाड़ जेल में फिलहाल बंद है और 3 बार मिल चुके हैं जैकलीन ठग सुकेश। 3 बार इनकी मुलाकात हुई। अंतरिम जमानत पर रिहाई के बाद भी इन दोनों की मुलाकात हुई थी। तिहाड़ जेल में रहते हुए भी फोन पर बात हुई इनकी। जैकलीन खुद 74 करोड़ की संपत्ति की मालिक हैं। ये है सुकेश और इनका तारुफ। दावा है कि 2019 में 9.5 करोड़ रुपए की कमाई जैकलीन फर्नांडिस ने की थी। 2019 में सिर्फ एक फिल्म OTT पर रिलीज हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। तो जैकलीन फर्नांडिस गिरफ्तार हो सकती हैं। 31 अगस्त को अदालत इस पर कोई फैसला कर सकती है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर, 38 साल बाद, सोचिए जरा, 38 साल बाद एक जवान शहीद हुआ। उस जवान का शव आज मिला। 38 साल पहले शहीद हुआ था। यह है जवान जिनका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर 38 साल पहले शहीद हुए थे, 1984 में उस वक्त शहीद हुए। और अब सोचिए 84 के बाद 2022 में इनका शव, पार्थिव शरीर मिला है। अगली तस्वीर दिखाइए। आज इनका पार्थिव शरीर इनके गांव, इनके गृह जिले पहुंचा, जहां इन्हें बाकायदा सलामी दी गई, अंतिम विदाई दी गई। बाकायदा अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बाकायदा पूरी फोर्स के साथ, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इसका एम्बियंस भी दे सकते हैं आप। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं जिस वक्त इनके शहर पहुंचा उनका पार्थिव शरीर, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। आइए अगली तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। उनकी पत्नी भी पहुंची। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा था, पूरा शहर उमड़ पड़ा था। ये चंद्रशेखर की पत्नी को आप देख रहे हैं। सोचिए जरा, 38 साल बाद एक पत्नी अपने पति के पार्थिव शरीर को पहुंचा है। एक पत्नी अपने पति तक 38 साल बाद पहुंची है, जिसने सोचा कि उनका शरीर कभी वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि सियाचिन में यह हादसा हुआ था। आइए अब मैं आपको बताता हूं कैसे हादसा हुआ और कैसे 38 साल बाद उनकी बॉडी यहां पहुंची है। ये आप देख रहे हैं उनकी पत्नी को। 38 साल पहले दरअसल सियाचिन में कब्जे की लड़ाई हो रही थी। 38 साल पहले 1984 में भारतीय सेना ने सियाचिन पर कब्जा किया। 1984 में सेना की कई टुकड़ियां इस मिशन में शामिल थीं और 29 मई 1984 को एक टुकड़ी तूफान का शिकार हो गई। उस टुकड़ी में चंद्रशेखर हरबोला भी शामिल थे। हुआ यह कि 14 सैनिकों के शव तब बरामद हो गए थे, लेकिन चंद्रशेखर समेत 5 सैनिकों के शव नहीं मिल पाए। हुआ सेना ने चंद्रशेखर की शहादत की जानकारी परिवार को दी 1984 में कि चंद्रशेखर शहीद हो गए, लेकिन उनका पार्थिव शरीर नहीं मिला। 38 साल से 5 जवानों के शव की तलाश जारी थी। 38 साल से 13 अगस्त को सर्चिंग हो रही थी और 13 अगस्त को सर्चिंग के दौरान अवशेष मिल गए चंद्रशेखर के। सोचिए, राजस्थान राइफल्स की पेट्रोल पार्टी को उनका शव मिला। ग्लेशियर पर बने एक पुराने बंकर में उनका शव मिला। शव के साथ उनका हथियार और उनका राशन भी मिला है। डिस्क नंबर से शव की पहचान हुई। हर सेना के जवान के पास एक डिस्क नंबर होता है जो धातु का बना होता है, जो खराब नहीं होता है। वो डिस्क नंबर मिला। डिस्क नंबर से पता किया गया ये किस जवान का डिस्क नंबर है, तो पता चला 1984 में एक जवान शहीद हुआ था, ये तो उसका डिस्क नंबर है। पार्थिव शरीर लांस नायक चंद्रशेखर का था। 19 कमाऊ रेजिमेंट में तैनात थे चंद्रशेखर उस वक्त, और 1975 में सेना में भर्ती हुए थे चंद्रशेखर हरबोला। 38 साल बाद परिवार का इंतजार अब खत्म हो गया। शहीद चंद्रशेखर का शव उनके घर पहुंच गया है। आइए आपको दिखाऊं, पत्नी शांति देवी ने उन्हें आखिरी सैल्यूट दिया। न सिर्फ अकेले पत्नी बल्कि पूरा शहर उमड़ पड़ा था। तस्वीरें आइए मैं आपको दिखाता हूं कि जब उन्हें उनका अंतिम संस्कार किया गया चंद्रशेखर जी का। ये आप देख रहे हैं, ये उनके अंतिम संस्कार की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए उनकी पत्नी को सुनवाता हूं, पत्नी उनकी क्या कह रही है और जो जवान उनके साथ उस वक्त मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। मेरे सच्चे पति थे तो मुझे मिलने आ गए। 38 साल के बाद मिले हैं मुझे। क्या
कहेंगे बताइए आप इस हालत में? अब 2 साल बाद मिले हैं, क्या करना चाहिए? जलवे के साथ मिले और जलवे के साथ निकल गए। अब आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं बड़ी चीज की आखिर चंद्रशेखर जी का पार्थिव शरीर मिला कैसे। ये देखिए, ये चंद्रशेखर जी की तस्वीर है। आप अगर डिस्क दिखाएं मुझे, ये जो आप डिस्क देख रहे हैं ये दरअसल इनकी वर्दी पर थी, और वर्दी पर जो ये डिस्क थी, इसी डिस्क से पता चला चंद्रशेखर जी का। आइए इसके बारे में आपको बताता हूं ये होती क्या है, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा कैसे उनके बारे में पता चला। सर्चिंग के दौरान इस बार जब सियाचिन ग्लेशियर पर बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो खोए हुए सैनिकों की तलाश शुरू की गई। हर बार जब बर्फ पिघलती है, यानी सियाचिन में इस तरह की शहादत होती है जब बर्फीला तूफान आता है, लेकिन उनकी तलाश कैसे हो शहीदों की, तो जब बर्फ पिघल जाती है तो सर्च टीम सर्च करती है। हर साल की तरह इस बार भी सेना की टुकड़ियां बर्फीले तूफान का शिकार हुए अपने साथियों की खोजबीन कर रही थी। राजस्थान राइफल्स की पेट्रोल पार्टी मेजर नवीन चाहर के नेतृत्व में सर्च ऑपरेशन चला रही थी। 13 अगस्त 2022 को सेना के पुराने बंकर में उनकी टीम को कुछ नजर आया। पास गए, पास जाने पे पता यह चला कि यह उनके किसी पुराने साथी का शव है। 38 साल बाद मिले साथी के शव को लेकर पूरी टीम उत्साहित नजर आई। शव मिलने के बाद उसकी पहचान जरूरी थी। सेना ने डिस्क नंबर की मदद से शव की पहचान की। पता यह चला कि यह पार्थिव शरीर 1984 में बर्फीले तूफान की चपेट में आए चंद्रशेखर हरबोला का है। सेना ने शहीद के परिवार को इसकी सूचना दी। अब आपको बताते हैं ये डिस्क नंबर क्या होता है। हर सैनिक को ज्वाइनिंग के वक्त 2 बैच दिए जाते हैं। बैच पर एक विशेष प्रकार का नंबर होता है। यह नंबर ही सेना में जवान की पहचान होता है। विशेष मिशन के लिए जवान को एक डिस्क मिलती है। डिस्क पर भी विशेष नंबर छपा रहता है। चंद्रशेखर की पहचान भी उनके डिस्क नंबर से हुई। चंद्रशेखर का डिस्क नंबर 4164584 था। इससे चंद्रशेखर की पहचान हुई है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आइए अब आपको बताता हूं मैं, देखिए जरा कि यह ऑपरेशन था क्या जिसके जरिए चंद्रशेखर की शहादत हुई है। तस्वीरें दीजिए प्लीज। उससे पहले मैं आपको सुनवाता हूं, जरा सुनिए। मेजर लांस नायक जो इस पूरे ऑपरेशन में शामिल थे, जिन्हें ये पार्थिव शरीर मिला, वो क्या कह रहे हैं, उन्हें सुनिए। इंडियन आर्मी की जो खूबसूरती है कि कोई भी ऐसे युद्ध हो, युद्ध के बीच में आप अपने में से किसी को छोड़ के नहीं जाते। आज जो आपने आपकी पूरी टीम ने करके दिखाया है, वही बात को सिद्धि करती है कि आखिरकार आप अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। बिल्कुल, ये जिस वक्त हमें ये डिस्क मिली थी, हमें पता लग गया था कि ये हमारा ही एक साथी है। और उसके बाद हम लोगों ने और भी काफ़ी उत्साह से उस जगह पर सर्च शुरू की थी। और जैसा कि आर्मी में बताया जाता है कि वी ऑलवेज लिव अप टू द हाईएस्ट ट्रेडिशन ऑफ द इंडियन आर्मी, दैट इज सर्विस बिफोर सेल्फ। तो परिवार 38 साल पहले बेशक उम्मीद खो चुका होगा, लेकिन एक जवान ने शहादत दी और दूसरे जवानों ने उनका पार्थिव शरीर ढूंढ निकाला। बहरहाल ये भारत की बात है। मैं इतना ही, आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। मुझे पूछिए अर्नब, तुम्हारे लिए पहले क्या आता है, तुम्हारा धर्म या राष्ट्र धर्म? और मैं कहूंगा मेरे लिए भारत पहले आता है, राष्ट्र धर्म पहले आता है।